हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए, ठीक है, 2018 का जो है क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, यदि आप बिहार दरोगा का एग्जाम दिए हैं और आपका रिजल्ट आया है प्री का, तो आप मेंस की तैयारी अच्छे से करिए। और मेंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जो उसका प्रीवियस ईयर पेपर है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एक आधार बनता है, बेस बनता है कि किस बेस पे जो है आपको तैयारी करना है, क्वेश्चन का जो लेवल है किस तरह का है और जो पैटर्न है किस तरह का। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत जरूरी होता है। अभी तक बिहार एसआई के मेंस हुए उसके क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देखें। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो 2022 का मेंस क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाइए, वीडियो वाले सेशन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे 2018 के मेंस में जो प्रश्न पूछे गए थे उस पेपर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनहरा चावल जो है आपको जीरोथेल्मिया रोग के बचाव सहायक होता है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यदि जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा मैं उसको समझाते चलूँगा। देखिए, सुनहरा चावल जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पादित चावल की एक प्रजाति है जो कि बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए से जो है आपको जीरोथैल्मिया रोग का बचाव होता है। इसे खाने से विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों जैसे रतौंधी, अंधता, जीरोथैल्मिया, ठीक है, आदि के निवारण और बचाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह आपको ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपको 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है यह अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय ले गया। यह जनवरी 1989 ईस्वी से प्रभावी हुआ। यार, मॉन्ट्रियल जो है यह आपको कनाडा में है। कहाँ? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो याद रखिए 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड है जिसे हम मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, फैलता है किसके कारण। तो यह जो है वो पानी एवं खाद्य पदार्थों से फैलता है। मतलब यदि आप दूषित पानी पी रहे हैं तो उससे टाइफाइड होने की काफ़ी जो है संभावना रहता है। ठीक है, देखिए, यह दूषित पानी या दूषित भोजन का सेवन करने के कारण होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है, क्या यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कि निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, स्वच्छ जल की जो मछलियाँ हैं, तो रोहू हो जाएगा, यह स्वच्छ जल की मछली है। और कतला जो है यह स्वच्छ जल की मछली है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान का है, आप सभी को पता है, आपको देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो कामेत जो है यह आपको भारत में स्थित है। देखिए, बाकी दे रहा है कि भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है कौन सा, कामेत। अन्नपूर्णा आपको नेपाल में है, मकालू नेपाल तथा तिब्बत सीमा पर है, तथा नामचा बरवा चोटी जो है यह अभी आपको तिब्बत में है। कामेट जो है सिर्फ उत्तराखंड राज्य में है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया था। यह आपको प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण हेतु किया गया था। ठीक है, भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो यह आपको असम में है। नून माटी याद रखिएगा, नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, असम में है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो यह आपको अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है, और देखिए, गुलबदन बेगम जो थी यह मुगल शासक बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, जिसे ने हुमायूंनामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा था। इसमें बाबर काल के संक्षिप्त विवरण के साथ हुमायूं के काल का भी विस्तृत विवरण मिलता है। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। सीरी का किला का निर्माण आता है क्वेश्चन कि सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा अलाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो वहां का शासक राणा उदय सिंह थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, आप सभी को पता होगा सासाराम में स्थित है, जो कि एक तालाब के बीचों बीच में है। ठीक है, देखिए, 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कब, कालिंजर किले पर आक्रमण करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर के जो लेखक हैं आपको सोमदेव हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे, तो आपको आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट का संबंध आपको
गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? आपको पारसनाथ थे, ठीक है, यह 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। वे काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे तथा ऋषभ देव जैन धर्म के क्या पहले तीर्थंकर थे। नेमिनाथ 22वें थे और 24वें आपको महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था? तो ये आपको स्वामी दयानंद सरस्वती थे। देखिए इनकी यदि बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक जो कि सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। अब प्रख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। देखिए सत्यार्थ प्रकाश की यदि बात करें तो हिंदी में जो प्रकाशित किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह आपको हो जाएंगी सरोजनी नायडू, ठीक है। यदि अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला पूछ देता तो फिर आपका वहाँ पे एनी बेसेंट हो जाता। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि 1925 ईस्वी का जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसमें यह अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी आयरिश महिला थी, कौन? एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है इन्होंने अपनी जो इन्हें सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा उसे लौटा दिया था और नाइटहुड की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बनी थी? तो यह आपको टोटल 6 प्रांतों में बनी थी, ठीक है। देखिए 1937 में, ठीक है, देखिए 1937 में प्रांतीय चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों जैसे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि बम्बई प्रांत में इसे लगभग बहुमत मिला। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ सरकारों के मंत्रिमंडलों में शामिल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां आदि के द्वारा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह आपको महादेव गोविंद रानाड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रानाड़े ने 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज के सदस्य बने तथा महादेव गोविंद रानाड़े आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? तो यह 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं और 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 को यह कहाँ पहुंच जाते हैं? दांडी पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। टोटल यह जो है 24 दिनों की लंबी यात्रा थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है यह आपको अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ 17 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीय नहीं आपको सदस्य जितने भी सदस्य देश हैं IMF के, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुआ था और विश्व बैंक की स्थापना भी इसी समय हुआ था। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो यह आपको स्टैगफ्लेशन कहलाता है। आती है स्टैगफ्लेशन वस्तुतः आर्थिक मंदी या मुद्रास्फीति की संयुक्त स्थिति है। यानी जब आर्थिक मंदी आता है साथ ही साथ मुद्रास्फीति आती है तब आपको स्टैगफ्लेशन इस दोनों की संयुक्त अवस्था को बोलते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दर जिसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? कि BSNL जो है महारत्न कंपनी नहीं है, बाकी भेल, सेल और गेल आप नाम सुने होंगे। ये तीनों जो है महारत्न कंपनियां हैं। कंपनियों का नाम दिया हुआ कौन कौन सी है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 12 जो है महारत्न श्रेणी के सार्वजनिक उपक्रम है तथा 14 जो है नवरत्न कंपनियां हैं। 12 महारत्न में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल है, BPCL है, CIL है, HPCL है यानी कोल इंडिया लिमिटेड, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल है, IOCL है, NTPC है, ONGC है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल है, स्टील अथॉरिटी सेल है, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC है और REC लिमिटेड है, ठीक है। तो
ये सभी को जो है आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत क्या है। तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, यह आपको गलत है। ठीक है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार की यदि बात करें तो इन सब जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कहीं कहीं पीसी महालनोबिस को भी बताया जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, भारतीय नियोजन यानी इंडियन प्लानिंग के वास्तुकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, तथा पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 ईस्वी तक चलती है का ड्राफ्ट उन्हीं के निर्देशों पर KN राज के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि हालांकि अनेक विद्वान जो है वो पीसी महालनोबिस को भी भारतीय नियोजन के वास्तुकार की संज्ञा देते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो जिसमें भारत के तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। तो कहीं कहीं आपको पीसी महालनोबिस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से की पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना, यानी जनता से रिजर्व बैंक में कोई भी धन न लिया जाता है न दिया जाता है। ठीक है, RBI बैंकों का बैंक है, यहाँ पे बैंक अपना जमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है। तो इसमें पीली क्रांति जो कि तिलहन से संबंधित, जब पीली क्रांति हुई तो तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। नीली क्रांति आपको मछली से संबंधित और श्वेत क्रांति आपको दूध से संबंधित है, जरूर याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर आपको केरल राज्य में। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य भी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय, तो यह वास्तव जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ है, तो जो है आपको स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट के स्थान पर माराकेश समझौते की याद रखिए, माराकेश समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन हेतु 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ठीक है, पहले जो संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य भारत में नहीं थे। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया, यानी कि किस भाग में इसको रखा गया है। तो इसको भाग 4 के क में रखा गया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में जो है आपको मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। यह रूस से मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, कथन यह किस विचारक का है, या वो हेगेल का यह विचार है। क्वेश्चन 37 के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। संविधान स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे यह आपको अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, क्योंकि यह अस्थायी अध्यक्ष थे जो कि 9 दिसंबर को चुने जाते हैं, किंतु फिर आपको 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। तो यह 1909 ईस्वी के जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसके तहत जो ब्रिटिश निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। यहीं से जो है भारत को बांटने का जो है शुरुआत है कर दिया गया था। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। वंशानुक्रम, जन्म, ये दोनों तो आपको आवश्यक है। अधिगृहित संपत्ति, देशीकरण, सी जो है देखिए अधिगृहित संपत्ति जो है जरूरी नहीं बल्कि देशीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते थे। अपने उपाध्यक्ष को जो है संबोधित करते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। भाई तो किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में था, अब नहीं है। पंजाब, बिहार में है, पंजाब में नहीं है। ठीक है, देखिए कहाँ नहीं है, तो पंजाब में नहीं है और जम्मू कश्मीर में अब नहीं है। उस समय के हिसाब से था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी और डी अब दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था। अब केंद्र शासित प्रदेश एक बना दिया गया है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे अब विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 के कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो देखिए 15, 16 और 19, 29 जो ये 4 मौलिक अधिकार ये सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है, अन्य किसी को नहीं। ठीक है, जैसे कि विदेशी आते हैं उनको ये मूल अधिकार नहीं प्राप्त होता है। सत्य कथन चुनिए।
राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, गलत है, 12 सदस्यों को चुनता है। प्रत्याशी को उस राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, नहीं कहीं का भी प्रत्याशी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि मोदी जी कहाँ के हैं, यह रहने वाले गुजरात है, किंतु चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, चुनाव बनारस से लड़ते हैं, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको क्वेश्चन सही ही था। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये सही था, किंतु जो 104वां संशोधन हुआ संविधान में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सत्य कथन चुनिए यहाँ पे। ठीक है, और सत्य कथन क्या है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, गलत हो जाएगा। वित्त आयोग को आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये आपको सही है, ये भी आपको सही है। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए और सी है ये आपका सही आंसर है। देखिए वित्त आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47, राज्यसभा में गण पूर्ति कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो यह 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, 1/10 क्या होता है गणपूर्ति होता है, तो 25/10 कर दीजिएगा, यानी कि 25 जब व्यक्ति रहेंगे तो ही राज्यसभा का जो है कार्य संचालित होगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन जो है किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता अभिक्रिया पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो आपको फ्लोरेंस का सदस्य है। कार्बन नैनोट्यूब किसका, फ्लोरेंस का जो है सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। देखिए बेल धातु जो होता है, ठीक है, बेल मेटल, इसमें जिंक नहीं होता है। ठीक है, बेल धातु जो होता है कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु होता है, जिंक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फेफड़ों का जो सफ़ेद कैंसर होता है फेफड़ों में, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो ये जो है आपको एस्बेस्टस के कारण होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फेफड़ों का जो सफ़ेद कैंसर है यह मेसोथेलियोमा मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर के शोषण के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि संसद की प्राक्कलन समिति है क्या, तो संसद की जो प्राक्कलन समिति है एक अस्थायी समिति है, क्योंकि इसकी चर्चा कहाँ है, इसका चर्चा आपको संविधान में, जिसका उल्लेख संसद में हो वो सब अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, सर सही से राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर लेता है, किंतु बाध्यकारी जो है नहीं होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यताएं जो है संविधान से निर्धारित की गई हैं। देखिए वित्त आयोग के जो अध्यक्ष पद होता है इसकी योग्यताएं संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, इसे संसद ही, ठीक है, एक समिति के द्वारा या खुद से योग्यताएं जो है निर्धारित कर सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी है कि अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये सही है। अब 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष आपको अरविंद पनगड़िया हैं। और हाँ देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी जो है क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दिया है यहाँ पे, ये गलत है, बाकी सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिए जो भी मैथ और रीजनिंग प्रश्न है इसके लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे बना लीजिएगा, आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था इसमें आपको ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना था। ठीक है, यानी CO2 की मात्रा को कम करना था। आपको यदि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता तो फिर आपको CFC हो जाता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रहा है क्योटो प्रोटोकॉल और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी है। इस संधि पर 1997 में क्योटो जापान में हस्ताक्षर हुए थे तथा 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। इस डेट को याद रखिएगा। पूरी तरह क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक
ठीक है। ऊर्जा का स्तूप जो है यानी पिरामिड जो होता है कैसा होता है, तो देखिए ये जो है हमको आपको हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें विलो के पेड़ जो होता है उसके काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है नीलम्बो न्यूसीफेरा है। क्या यानी कि राष्ट्रीय फूल जो है यह कमल है और इसका वैज्ञानिक जो नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा है। क्वेश्चन 66, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो ये अरस्तु को जो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन ये पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कुट फल है, ठीक है। तो ये देखिए पोम जो है यह कुट फल है। अब कुट फल कहते हैं किसे, इसको देखिए एक्सप्लेनेशन से हम लोग समझते हैं। जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भागों से भी होता है उस फल को कुट फल, ठीक है, कहते हैं। जैसे पोम, सेब, नाशपाती ये सब क्या हो गया आपको कुट फल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और देखिए यहीं पे पूछिए, ये कुट फल मतलब होता है आपको असत्य फल, ठीक है। सत्य फल और असत्य फल तो असत्य फल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए जो नेफेंथिस है यह कीटभक्षी पौधा है। क्वेश्चन में 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये जो हो जाएगा आपका 1813 इसके चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, क्योंकि पूर्ण रूप से व्यापार जो खत्म किया गया था यह 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, ठीक। इसमें 1813 ईस्वी जो चार्टर एक्ट था इसके तहत चाय तथा जो अफीम था, ठीक है, इसकी एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था, यानी चाय को छोड़कर सारे एकाधिकार जो है समाप्त कर दिए गए थे। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको समझ लीजिए। देखिए 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, कह रहा है, जबकि बल्कि अफीम, चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा था। देखिए चाय, अफीम और चीन के साथ कंपनी का जो व्यापार था वो बना रहा था, बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। आपका 20 है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुण 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। देखिए एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का मापक है और यह खगोलीय दूरी मापता है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी मापना तो प्रकाश वर्ष से माप सकते हैं। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, तो न्यूटन के गति का तीसरा जो नियम है यह रॉकेट के प्रणोदन में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है, तो जो बृहस्पति है वैक्यूम क्लीनर के भांति जो है कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा, कितने तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर उबलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह आपको नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल में निम्न में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो इसमें देखिएगा नाइट्रेट की यदि अधिकता हो जाएगा तो फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे रोग होने की चांसेस रहती हैं। 76 ब्राटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक जो था यह आवर कॉमन फ्यूचर था, ठीक है। क्वेश्चन 27 है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। ये क्वेश्चन विश्व जल दिवस, विश्व आपको पृथ्वी दिवस बार बार पूछता है, इसे जरूर याद रखिएगा। मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, तो यह आपको रबर के फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन नीति सन 1952 ईस्वी में संशोधन का कब किया गया था, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था, तो यह 1988 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। जो प्रथम वन नीति बना था 1952 ईस्वी में बना था, ठीक है, 19 बना था और राष्ट्रीय वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश के 1/3 भूभाग को वनाच्छादन यानी कि जो देश का 1/3 भाग है यानी कि 33.3% भागों पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, 1988 ईस्वी के अधिनियम के तहत कहा गया है, ठीक है। 2018 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति की मसौदा भी जारी की गई। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि NEFA का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है, ठीक है। चलिए पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है, तो रेड सिंधी जो नस्ल है ये आपको गाय की नस्ल है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे 82 नंबर के भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा
पॉइंट है आपका, और यह कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल कहलाता है। देखिए यदि मुख्य भूमि से पूछ दे, भारत के मुख्य भूमि से सटा जो अंतिम बिंदु वह फिर आपका कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सन 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए 1954 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको अनाई है। ठीक है, अनाई मोदी है। देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई मोदी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का क्या है, भाग है। आगे देखेंगे, आगे मैथ और रीजनिंग प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं, देखते हैं। 93 नंबर है आपका, पाचन तंत्र का कौन सा भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, तो यह आपको अमाशय करता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है कि 98 आपका खत्म। हाँ, और 16वां क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है आपका कि कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कलोल विद्युत परियोजना जो याद रखिए यह गुजरात में है। कलोल विद्युत परियोजना गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में स्थित है। यहाँ इफ्को का संयंत्र भी स्थित है। दोस्तों इस तरह से जो है आज का हमारा 18 का मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए जो है आपको मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से इस आप जो PDF को लेकर आप मैथ और रीजनिंग प्रश्नों को बना लीजिए विद सोल्यूशन। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि 25 जो है फरवरी को डेट आ गया है किसका, बिहार SI मेंस का। ठीक, रिवीजन मैक्सिमम करिए, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी आपको, रिजल्ट आपका जरूर होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।